ओके जी, लास्ट हमने पढ़ लिया था CSS कम्बिनेटर्स तक, सही है? याद है जिस पान में याद है? दोबारा याद करा div स्पेस p div p div डॉट p div प्लस p जी। ये पहले वाला क्या करेगा? जितने भी div होंगे उन सबको टारगेट करेगा। div स्पेस p ये क्या करेगा? div के अंदर जितने भी p होंगे उन सबको टारगेट करेगा। और ये div के वो तो दूसरा वाला करता है। ये क्या करेगा? उसके डायरेक्ट चाइल्ड जो होंगे p उन सबको टारगेट करेगा। ये क्या करेगा? जितने भी p होंगे ये जितने भी div हैं उनको जो क्लास p दी गई होगी उन सबको टारगेट करेगा। और ये div के फौरन बाद जो पहला p होगा उसको ये टारगेट करेगा। और ये आउट ऑफ div, ये भी आउट ऑफ div ही है। जितने भी होंगे वो सिर्फ पहले ये पहले को टारगेट करेगा, ये होंगे इसके बाद वो पहले वाले पी को करेगा, ये जी, तो जो भी होंगे उसके बाद जितने भी होंगे। नहीं, आपने कहा ना आउट ऑफ div, तो ये भी आउट ऑफ div ही है। ये div के अंदर नहीं, div के अंदर तो ये है ना, div के अंदर ये और div के अंदर ये div के बाहर जो भी पहला p एलिमेंट होगा और ये div के बाद जितने भी p एलिमेंट्स होंगे उन सबको टारगेट करेगा। जिस बात में क्लियर है? अच्छा जी, div को हम करके देखते हैं कि कैसे उसको इन बॉक्सेस की बात कर रहे हैं इस तरह। जी असाइनमेंट में जो यही थी चीज़ असाइनमेंट में भी, जी मैं आपको बताता हूँ। वो जगह पे नहीं सर जी, वो आते थे। हमारी मेन फाइल इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा, आप लोग अब CSS सीख रहे हैं। CSS कुछ मुश्किल अभी लग रही होगी आप लोग को, ऐसे ही है? लेकिन अब आप लोगों के लिए HTML बहुत आसान हो गई है कि नहीं? लेकिन जब हम सिर्फ HTML कर रहे थे उस टाइम HTML आप लोगों को मुश्किल लग रही थी। ऐसे ही जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंच जाएंगे आप लोगों के लिए HTML CSS बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं रहेगा। फिर आप लोगों के लिए बाई हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि आप यही सारी चीज़ें दोबारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर जावास्क्रिप्ट आप लोगों को मुश्किल लगने लगेगी। जब जावास्क्रिप्ट मुश्किल लग रही होगी फिर हम रिएक्ट पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट भी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रैक्टिस करें। ओके जी, स्टाइल में हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं style.css। अब यहाँ पर सबसे पहले div ले लिया, div के अंदर हम मज़ीद 3 div ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास 3 div हो गए। अब इसको हम क्लास दे देते हैं लेट्स सपोज बॉक्स की। ठीक हो गया जी, ये भी चीज़ देख लें सुमान। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी आल्ट प्रेस करके क्लिक करें, आपके पास एक और एरो आ जाएगा। जहाँ जहाँ आल्ट दबा के क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ एक एक्स्ट्रा एरो कर्सर आ जाएगा। ओके जी, इसको हम आईडी दे देते हैं पेरेंट की। ठीक हो गया जी। कंटेनर हम मज़ीद एक ले लेते हैं
कंटेनर हमने वैसे ले लिया। कंटेनर कीवर्ड है क्या? नहीं, आईडी है, बस उसको कहते हैं कि हमने जो कंटेंट जो रखना होता है ना वो हम कंटेनर के अंदर रखते सर हैं। अगर हम ये क्लास या आईडी बॉडी को दे दें कंटेनर के नाम की, तो बॉडी काम करेगा। आप कह रहे हैं क्लास बॉडी को दे दें, तो फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेट सपोज अगर आप बैकग्राउंड कलर फुल विथ में भी चाहते होंगे तो आपको फुल विथ में नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा कंटेंट ही आपने कंटेनर के अंदर लिया है आप। ओके जी, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको अब लिंक कर देते हैं। लिंक स्टाइल में स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके जी, डिव जितने भी हैं उन सबको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उनकी हाइट जो है आप फिलहाल 50 पिक्सल्स कर दें। रन करें तो ये देखें ठीक हो गया जी। इन सबको मार्जिन दे देते हैं बॉटम 5 पिक्सल्स। तो अब आपके पास एक ये डिव, उसके बाद एक डिव के अंदर मज़ीद ये डिव हम क्या करते हैं, जिसको पेरेंट दिया था उसको पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल, तो आपका अब ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। सर वो आपने एक जो क्लोजिंग टैग है ना जिसको वो नीचे में लिखे वो कंटेनर के साथ डिव आईडी पेरेंट, पेरेंट के अंदर बॉक्स। अच्छा जी, सही सही। हमने क्या किया, हमने हाइट ही 50 पिक्सल सेट कर दी थी, इस वजह से वो सही काम नहीं कर रहा था। अब पेरेंट की हाइट हम कर देते हैं ऑटो, और बाकी सब डिव की हाइट अब ठीक है जी। एक हमने कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर, उसके बाद एक डिव के अंदर मज़ीद 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक हो गया जी। और ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, बॉक्स को फ्लोट लेफ़्ट कर दें, फ्लोट लेफ़्ट कर दिया तो ये फ्लोट लेफ़्ट हो गए। अब इनकी विथ जो है 33.33% कर दें, तो ये देखें आपके पास 1 2 और ये 3 आ गए। इसकी हाइट किधर, विथ तो नहीं दी हमने, बॉक्स को टारगेट करना है ना, ये जो बॉक्स है सर हम जितनी विड्थ देनी वो 100% के अंदर ही देनी है। 100%, विथ तो टोटल 100% है ना, उसके अंदर अंदर ही हमने रखना है। 101% कर दें तो वो 100% से अबव हो जाएगी, तो स्क्रीन से बाहर निकल आएगी। ये बॉर्डर बॉक्स हमने 20 पे लगाना है कि वो हमारा ये कंटेनर्स को लगाएंगे एक दफा लगाना है? ये स्टैटिक साइन, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर सर दिया। मेरी सेंड अगर आप मोबाइल पर करें तो वो मतलब बिल्कुल वैसे नहीं रहती। तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वो रिस्पॉन्सिव नहीं हमने सीखा है। अच्छा भी नहीं सीखा। जब हमने रिस्पॉन्सिव सीखना है तो आप लोग की जिस तरह वेबसाइट एक डेस्कटॉप में आती है, मोबाइल ऐप में चेंज रहती है लेआउट, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर ये जो अगर हमने अलग-अलग हार्ड डिस्क को विड्थ देनी हो तो फिर हम अलग-अलग आईडी के थ्रू लहदा के तरफ तो एक लाइन के अंदर नहीं दे सकते? एक लाइन के अंदर, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, लेट सपोज बॉक्स करते हैं, बॉक्स में डॉट बॉक्स 1, इस तरह तो हम कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, बॉक्स और बॉक्स 1 में इसके अंदर जो भी आपने स्टाइलिंग करनी होगी वो उन दोनों में अप्लाई होगी। ये एक लाइन का मतलब है जी। इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऐसे करेंगे, विड्थ तो ऐसे होगी जी, लेंथ ऐसे हाइट होगी। हाइट 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 और विथ, इसको हम बॉर्डर नन कर देते हैं ताकि आपको अब ये देखें ठीक हो गया जी। हमने पैडिंग दी है 5 पिक्सल, इस वजह से ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है, स्पेस आ रही है, तो हम उसकी पैडिंग भी अगर ख़त्म कर दें
तो ये 100% पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर जो हमने लिया था डॉट कंटेनर को विथ हम कर देते हैं, पैडिंग अंदर से नहीं होती तो ये तो पेज के बाहर से थी इतनी सी। ये पेरेंट को हमने दी थी ना पैडिंग, ये पेरेंट है पैडिंग। जब इसको पैडिंग देंगे तो इसके तो बाहर से ही होगी और पेरेंट के अंदर से होगी, पेरेंट के अंदर से नहीं। ओके जी, विथ हमने 70% कर दी, तो ये देखिए कंटेनर जो है 70% पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको अगर मार्जिन ऑटो कर दें तो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो अब ये सेंटर में आ चुका है। अब इसकी विड्थ 70 है कि इसकी विथ 70 है इस कंटेनर की। अब इसके अंदर हमने जोन जोन से एलिमेंट को रखना है, उन सब की विथ भी ऑटोमेटिक उस 70% के अंदर आ जाएगी। अब रन करें तो ये देखें, ये अब कंटेनर के अंदर आ गया। अब कंटेनर को भी दरअसल विथ मिली हुई बॉर्डर मिला हुआ है, तो इस वजह से आपको डबल नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर ही ख़त्म कर दें तो अब ये बॉर्डर हम ले आते हैं बॉक्स में सिर्फ, तो अभी आपको सिंपल बॉर्डर नज़र आएगा। क्लियर जी रिजवान भाई? देख लें, असाइनमेंट हो जाएगी। अब अगर इनको 4 बॉक्स करना है या फिर लेट सपोज अगर 2 बॉक्स करने हैं, तो हम यहाँ पर हैं तो ये 2 हो गए, ठीक हो गया। इन दोनों की विथ 33.33%। अब अगर हमने 2 को 50-50 करेंगे तो ये ठीक हो गया। अभी तो हमने इसको बॉर्डर दिया हुआ है ना, इसको बॉर्डर दिया हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर आप मज़ीद डिव ले सकते हैं और ऐसे ही करते हैं काम। आपने जिस एलिमेंट को फ्लोट कर दिया और विथ दे दी है, उसके अंदर फिर हम मज़ीद एक डिव ले लेते हैं, कंटेंट वगैरह इसके अंदर लिखते हैं और बॉक्स को हम पैडिंग दे देते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए। अब अगर लेट सपोज मैं आपको दिखाऊं H2 हेडिंग 2, इस तरह हम लिख देते हैं। तो और यहाँ पर तो ये देखें, ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इस बॉक्स को भी पैडिंग दे देना है। तो पैडिंग आप इसको 24 पिक्सल दे दें तो अच्छी खासी स्पेसिंग आ जाती है, ठीक हो गया जी। जब स्पेसिंग आ जाएगी तो उसके बाद फिर आप उसके बॉक्स के अंदर जो डिव है, फॉर एग्जांपल आप उसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करते हैं और अब इस एलिमेंट को भी आप डिव के अंदर ले आए। अब बॉक्स जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन। अगर हम इसको बॉर्डर दें बॉक्स को भी, तो बॉक्स देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इसको पैडिंग दी है तो इस वजह से भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस ये दिखाने का मकसद था आपको बॉर्डर, वरना हम इस तरह बॉर्डर लगाते नहीं है बार बार ना, यहाँ बॉर्डर आएगा। तो ये देखें अब ये एक ही रो में आपके कंटेंट आ गया। इसी तरह 4 अगर आपने बॉक्स लेने हैं तो आपने क्या करना है, इसको 25% कर देना। जब 25% करेंगे तो चारों को ऐड करेंगे तो 100% बन जाएगा जी। क्लियर है? उसके बाद जी सूडो क्लास, हमने CSS कम्बिनेटर्स पढ़ लिया था। उसके बाद सूडो क्लास, माउस ओवर मी ये हमने पढ़ा हुआ है, सही है। लिंक विजिटेड ओवर और एक्टिव हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद कुछ मज़ीद आ जाते हैं। अब ये का काम कर रहा है, एंकर के अंदर एक हाइड क्लास होगी और उसके अंदर होवर यानी कि करेंगे तो फिर कोई ना काम होगा। नहीं ये टारगेट किसको कर रहा है?
एंकर टैग कौन सा एंकर टैग को? जिसको क्लास जिसको क्लास मिली हुई है हाईलाइट, उस पे जब ओवर करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ये कौन सा कलर है? ब्लैक और बाद में वाइट, इसका कॉम्बिनेट कोई बनता है। ये कौन सा कलर है? ठीक हेक्स कोड में पहली दो वैल्यू कौन सी होती है? रेड रेड, उसके बाद दो वैल्यू ग्रीन ग्रीन और फिर उसके बाद ब्लू। तो ये रेड कलर बनेगा क्योंकि हमने रेड को 100% कर दिया है FF, और बाकी सबको हमने कोई भी कलर नहीं उसका लिया, तो ये रेड बन जाएगा। अब देखिए यही सारी चीज़ हम पहले कर चुके हैं, यही सारी चीज़ आपके पास आएंगी बार बार। ओवर ऑन डिव पे कर्सर लेकर आओ, उसके बाद जो भी उसके अंदर स्टाइलिंग लिखो तो वो काम करेगी। ओवर मी टू शो द P एलिमेंट, ये हमने उस दिन करके देख लिया था, सही है। पहले डिव नन किया, डिस्प्ले नन किया हुआ है, ओवर करने पे उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ओके जी, P का फर्स्ट चाइल्ड अब ये देखें P एलिमेंट और ये भी P एलिमेंट, ठीक हो गया जी। ये दोनों हैं डिव के बाहर, उसके बाद डिव और डिव के अंदर मज़ीद दो P एलिमेंट्स लिए गए हैं। अगर इन P एलिमेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है तो हम P, उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद हम लिख देते हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो ये क्या करता है? ये फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, ये फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़ी सी। कौन सा वाला यहाँ पे बनता है? ये पहला फर्स्ट चाइल्ड ये एक है P का, और इसमें एक फर्स्ट चाइल्ड P का ये है ये चाइल्ड तो है ही नहीं किसी का, जी। ये चाइल्ड तो है ही नहीं किसी ये का। बॉडी के चाइल्ड है, अच्छा ये सारे बॉडी के चाइल्ड बनते हैं। ये P जो है ये फर्स्ट एलिमेंट मीन्स फर्स्ट चाइल्ड, और वालेकुम सलाम। अब हमने 3 ले लिए, ठीक हो गया जी। इसका फर्स्ट चाइल्ड जो है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड। ठीक हो गया जी। पैराग्राफ का P का P ये एक ना ग्रुप बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप बना हुआ है, तो P का फर्स्ट चाइल्ड, और ये जो है ये क्या बनेगा? लास्ट चाइल्ड, ठीक हो गया जी। और इनमें से लास्ट चाइल्ड कौन सा है? ये नीचे वाला, ठीक हो गया जी। हम क्या कर देते हैं इसको, अगर लास्ट चाइल्ड करें तो अब इसमें से ये वाला न्यू एडिट हम लिख देते हैं, इसको ये टारगेट करेगा। रन करें, P लास्ट चाइल्ड, ये नीचे वाला दिस इज सम टेक्स्ट, फर्स्ट लास्ट, अच्छा लास्ट में क्या हुआ, वो सबसे लास्ट वाले को ही टारगेट कर रहा है, वो डिव को नहीं देख रहा जबकि फर्स्ट जब कर रहे थे तो वो टॉप से बॉटम पर आ रहा था, उसने सबसे पहले इसको टारगेट किया और उसके बाद डिव के अंदर जाके दोबारा डिव को टारगेट, डिव के P को टारगेट किया, अगर डिव के नीचे पैराग्राफ वो उसको टारगेट करेगा फिर। अब रन करें और लास्ट चाइल्ड, तो अब उसने इसको भी टारगेट कर दिया और अब उसने इसको भी टारगेट कर दिया। अब यही दोबारा हम मज़ीद रन करें तो अब देखें, अब उसने इसको स्किप कर दिया और इसको टारगेट किया। एक्चुअल में ना ये इस तरह हम ऐसे टारगेट भी नहीं कर रहे होते हैं, हम टारगेट कर रहे होते हैं किसी एक डिव को टारगेट करके उसके अंदर के एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं। हम डायरेक्ट इस तरह पैराग्राफ वगैरह को डायरेक्ट इस तरह टारगेट नहीं करते हैं। डिव की ना कर रहा है शायद। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ एक, index.html पेरेंट बॉक्स, लेट सपोज यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 हम कह देते हैं, डॉट बॉक्स 1, और हमने 3 बॉक्सेस ले लिए।
देते हैं बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया जी। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लिया और इसकी हाइट हम कह देते हैं लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स। रन करें अपनी वेबसाइट में तो ये देखें आपके पास, ठीक है। 3 हमने डिव ली, तीनों को हमने बॉर्डर दे दिया। अब हम क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स कह देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, ये तीनों एलिमेंट्स पे मार्जिन बॉटम लगाएगा, ऐसे ही है। लेकिन मार्जिन बॉटम हमें लास्ट एलिमेंट पे तो नहीं चाहिए, हमें तो फर्स्ट और सेकंड पे ही चाहिए, बस ऐसे ही है। लास्ट पे तो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर अब जाके हम क्या करते हैं डॉट बॉक्स 1 का लास्ट चाइल्ड, इसको क्या करो मार्जिन बॉटम 0 कर दो। अब अगर रन करें तो अब इसमें से मार्जिन बॉटम ख़त्म हो गई है। तो ये अक्सर इस तरह काम करता है, जहाँ हम फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर लास्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये अक्सर कोलैप्स नहीं करता वो कि ऊपर भी दिया हुआ है नीचे भी दिया हुआ है। हमने टॉप तो दिया ही नहीं है, कोलैप्स तो तब करेगा जब टॉप हम देंगे। बॉटम बॉटम ही है, ऊपर भी यानी कि दिया हुआ है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। किसमें, इस टारगेट को वो सिलेक्ट कर रहा है, इसको मार्जिन बॉटम दे रहा है, जी 20 पिक्सल दे दिया। जी। अब वो नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा, इसको भी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। अब नेक्स्ट पे आएगा, उसको भी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल था पहले, जी ऐसी क्या। लेकिन हमें लास्ट एलिमेंट को तो नहीं चाहिए, नहीं वो इसको देगा तो सही है ना। पहले तो देगा, हाँ पहले उसने दे दिया ना, यहाँ तक उसने उसको मार्जिन बॉटम दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखें नीचे जाके लिख रहे हैं कि बॉक्स 1 का जो लास्ट चाइल्ड है उसमें से मार्जिन बॉटम ख़त्म कर दो। अगर ये नीचे वाला बोर्ड ऊपर ले जाए तो फिर क्या नहीं काम करेगा, फिर नीचे देगा। फिर नीचे जाके वो मार्जिन बॉटम दे देगा। अब अगर हम यहाँ पर जाके सबसे पहले इसको करें, ऊपर हमने देखें कोड में कहीं पे मार्जिन बॉटम दिया ही नहीं है, ऐसे ही है। सबसे पहले वो क्या टारगेट करेगा, बॉक्स 1 का जो लास्ट चाइल्ड है उसको मार्जिन बॉटम 0 कर देगा। उसने कर दिया। नेक्स्ट जब उसने नीचे कोड जाके रीड किया, अब उसने मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे देना। टॉप टू बॉटम काम करता है ना। ओके जी, अक्सर ये फिर इस तरह ULLI रन करें तो आपके पास देखें 4 लिस्ट आइटम्स, ऐसे ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, ULLI का फर्स्ट चाइल्ड जो है लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। तो अब क्या होगा, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट था, अभी तो ब्लैंक है बिल्कुल, हम इसको क्या देते हैं ए। तो ये देखें फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट में से वो लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो चुका है। अब यही अगर हम लास्ट चाइल्ड कर दें तो लास्ट चाइल्ड में से रिमूव हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लास्ट चाइल्ड में से ख़त्म हो जाए और फर्स्ट चाइल्ड का जो है लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल कर दो। तो फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट का लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज हो जाएगा, 2 में डिफ़ॉल्ट रहेगा और लास्ट वाले एलिमेंट्स पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है स्टाइलिंग पे। जी क्लियर है। जी उसी तरह P के अंदर जो I है उसका फर्स्ट चाइल्ड, जिस तरह हमने UL के अंदर अभी LI को टारगेट किया। अब ये क्या कर रहा है, P का जो फर्स्ट चाइल्ड है सबसे पहले उसको टारगेट करेगा, उसके अंदर जितने भी I एलिमेंट्स होंगे उनको टारगेट करेगा और उनका कलर ब्लू कर देगा। ऑलराइट जी, यूज़ ऑफ फोकस देख लेते हैं बस इसमें से और मज़ीद। इनपुट याद होगा आप लोग को HTML में, हम जैसे इस पर क्लिक करें तो आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, फोकस पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इनपुट को टारगेट करो कॉलन फोकस, सिंपल। अब क्या होगा, जितने भी इनपुट होंगे उन पे जब भी फोकस होगा तो बैकग्राउंड कलर उनका येलो हो जाएगा। अभी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज RGBA, सबसे पहले वैल्यू लेट्स सपोज 255 0 और अब लास्ट में हम क्या वैल्यू देंगे
0 से 1 तक। ये किस लिए होता है? अल्फ़ा होता है ओपेसिटी ऐड करने के लिए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर 0.3 कर देते हैं, रन करें तो अब देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। 0.5 करें तो अब देखें पहले 100% येलो था, अब ये 50% येलो है। तो आप इस तरह भी इनके कलर चेंज कर सकते हैं। कलर्स के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई थी शायद एक तो कलर पिक ना, ये कूलर्स, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इसमें से आपको ना कलर पिक में सिर्फ ये जो हमारे जो हम गूगल वगैरह ये खोलते हैं सिर्फ इसके ऊपर से पिक करता है कि किसी पिक कहीं कर भी देता है? कहीं से भी कर लेगा। वो टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना, जी। तो आप डेस्कटॉप का भी कर सकते हैं। ये देखिए लेट्स सपोज ये हम डेस्कटॉप में आके हमने यहाँ से कलर पिक सेलेक्ट किया इस पे किसी भी ब्लैंक पे टारगेट करते तो अब देखें जहाँ जहाँ आप लेकर जाएंगे वो उसका कलर आपको बताता अच्छा, ये जाएगा। ब्लैंक नीचे करने पड़ते हैं ये वाले? पहले ये एक किसी ब्लैंक को टारगेट करेंगे ना, अच्छा। अगर ग्रैब वाले पे टारगेट करेंगे तो वो आपको उसका कलर कोड बता देगा। ये वेबसाइट है, इसमें कलर आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। शेड्स वगैरह आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आपको ये कौन सा कोड है? ये ये हेक्साडेसिमल है। ठीक हो गया जी। अगर आप यहाँ पर आएँ और ओपन इन द जनरेटर पे क्लिक करें व्यू शेड्स, सेव कलर, कॉपी हेक्स। तो ये जो वेबसाइट आपको हेक्साडेसिमल कोड बताती है। तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कलर करें, ये कलर पिकर आ गया। आप इसको ही डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में आके यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ये, आप सिंपल इससे पीछे हम क्या यूज़ करेंगे? हैशटैग। अब अगर रन करें तो ये देखिएगा अब उसका वो वाला कलर आपको देगा। यहाँ से कोई और चेंज करना है, लेट्स सपोज हम थोड़ा पिंक शेड यूज़ करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट, रन। तो अब देखें तो आपको वेबसाइट से ज़्यादातर जो है ना वो हेक्साडेसिमल कोड ही मिलता है कलर का। जी क्लियर है? उसके बाद सूडो एलिमेंट। ओवर होता है जब हम कर्सर लेके जाते हैं। लेट्स सपोज अभी देखें हम इस पे कर्सर तो लेकर आ रहे हैं, जब हम इस पे फोकस करेंगे, ये फोकस मतलब इनपुट जो है ना, जब हम उस पे कुछ लिखने लगते हैं तो वो फोकस होता है। तो देखें ना हमने जिस पे फोकस है उस पे ही लिखा जाएगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट पे तो नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे ही है जब हम अब देखें अब ये फोकस है, पता भी लग रहा है, तो अब हम इस पे लिखेंगे तो इस पे लिखा जाएगा। फोकस किस किस एलिमेंट के साथ यूज हो सकता है? इनपुट सिर्फ ओके जी। सूडो हमने अभी तक क्लास पढ़ लिया, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फोकस, ओवर, विजिटेड, लिंक और एक्टिव। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में डिफरेंट लाइन्स आ जाती है, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को अगर आपने टारगेट करना है तो वो फिर आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ लिया गया, बल्कि हम यहाँ पर आते हैं हेडिंग 1 पैराग्राफ, हमने डमी डाटा ले लिया, ये आपके पास डमी डाटा। अब इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी बन रही है? ये आपकी फर्स्ट लाइन है। ठीक हो गया जी। इसका फर्स्ट करैक्टर कौन सा बन रहा है? ये फर्स्ट करैक्टर बन रहा है। हमने क्या करना है, अपनी CSS में आते हैं, P फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से वो फर्स्ट लाइन को पूरे को सिलेक्ट करेगा और फर्स्ट लेटर से पहले लेटर को हम कर देते हैं फर्स्ट लेटर, बस दिखाने के लिए। कलर
रेड फॉन्ट साइज़ इसको आप कर दें लेट्स सपोज 48 पिक्सल्स, रन करें तो अब ये देखें ठीक हो गया। अक्सर वेबसाइट में आपने या फिर ब्लॉगिंग वाली साइट में इस तरह का देखा होगा, पहला कैरेक्टर थोड़ा सा कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल में आ रहे होते हैं। फर्स्ट लाइन हो गया, आप लेटर की जगह फर्स्ट लाइन, और इसको क्या करें, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज ना करें, इसको आप फॉन्ट वेरिएंट हमने पढ़ा हुआ है, आप इसको स्मॉल कैप्स कर दें तो ये देखें। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, आप इसको अंडरलाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन लगाएंगे तो पहली लाइन में अंडरलाइन हो जाएगा और कलर उसका रेड हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है उसके अंदर जो भी, ये सिर्फ उसे सिलेक्टर है कि आपने उसको सिलेक्ट किस तरह करना है। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन में जो है क्या क्या काम हो सकता है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ सारी, कलर की प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, क्लियर, ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लाइन पे। यानी क्या शुरू ये लाइन ये वर्ड लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, फ़ॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना जो हमने पढ़ी हुई है वो सारी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन में आप वर्ड स्पेसिक, आप मेरे ख्याल पैडिंग नहीं यूज़ कर सकते, इस तरह आप पैडिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम मार्जिन नहीं यूज़ कर सकते हैं जी। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़, वरना तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, विथ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ कर, लेकिन जब आप इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट लाइन को सिर्फ, आप उसमें वो वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिस तरह डिस्प्ले वगैरह हो गया, आप फ्लोट नहीं कर सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट लेटर में आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक ओके जी। फर्स्ट लेटर में आपके पास एक और मज़ीद ऑप्शन आ जाता है कि आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, बिफोर और आफ्टर, लेट्स सपोज अब हम टारगेट करते हैं H1 है हमारे पास, ये H1 है, H1 को हम टारगेट करते हैं कलर रेड कर दें तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं H1 बिफोर, मीन्स के H1 से पहले अगर आपने कोई CSS की मदद से कंटेंट ऐड करना है या कोई भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो आप किसी भी एलिमेंट से पहले या फिर उस एलिमेंट के बाद CSS की मदद से कुछ कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। कंटेंट आप यहाँ पर A अगर लिखें तो ये देखें आपके पास अब ये A लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन ये जो कंटेंट है ना आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते इस तरह क्योंकि CSS की मदद से हमने ऐड किया है। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये आप कह लें लिस्ट स्टाइल वगैरह के लिए, या फिर जब एडवांस्ड CSS में हम पहुंचते हैं हम ये शैडो के लिए बहुत यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अपनी ही वेबसाइट में हम आते हैं, एकेडमिक्स व्यू ऑल कोर्सेज, ये जो चीज़ है ना, ये जो आपके नज़र आ रहा है जिसमें ये फ़ीस लिखा हुआ है या फिर ये टॉप रेटेड लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये उसी बिफोर और आफ्टर की मदद से किया गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये जो चीज़ बनी हुई है इतनी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये बिफोर और आफ्टर की मदद से किया गया है। तो जब आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे, एडवांस लेवल पे, जब CSS कर रहे होंगे तो आप फिर ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर रहे होंगे।
ओके जी, मार्कर, एक चीज़ आ गई मार्कर और एक है आपके पास सिलेक्शन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आइटम्स के जो उसकी स्टाइलिंग है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मार्कर की मदद से। सिंपल डबल कॉलन मार्कर और उसके अंदर जो भी स्टाइलिंग लिखना चाहे तो वो फिर आप उसको यूज़ कर सकते होंगे। आईडी लेनी पड़ेगी इसमें? या फिर simple वो से- डिपेंड करता है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट के मार्कर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के मार्कर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर लिस्ट के मार्कर को सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर OL लिखेंगे, उसके बाद मार्कर लिखेंगे, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। मार्कर हो गया और एक सिलेक्शन। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ से मैं कट करूँ, रन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट इन अ डिव एलिमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है? ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। इस टाइम बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक हो गया जी, वाइट नहीं होता। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर कोई ब्लू शेड में आ जा रहा है और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो जाता है, ठीक हो गया जी, वो वाइट हो जाता है। अब मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो अब देखिएगा बैकग्राउंड कलर इसका येलो और टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो आप इसमें कोई भी स्टाइलिंग वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं इस तरह अपनी वेबसाइट में। ये डिपेंड करता है जी। जी वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि वो पूरी विंडोज़ वगैरह में भी यही कलर यूज़ हो रहा होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में से चेंज करना चाहते हैं तो आप इस स्टाइलिंग की मदद से कर सकते हैं, सिलेक्टर की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। जी क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? उसके बाद ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? अल्फा वाला ही अल्फा वाला ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्फा वाला ही होता है। अल्फा देखें अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स या कलर्स वगैरह जो RGBA की मदद से हम यूज़ कर रहे हो उसको कर सकते हैं। अगर हेक्स कोड के साथ करें तब तो नहीं हम कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो CSS में ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी है, उसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपेरेंसी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये इमेज है, बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 1 होती है, मीन्स 100%। अब सेम इमेज की ओपेसिटी 0.5 कर दी गई है तो ये आपको 50% नज़र आ रहा है। ओपेसिटी 0.2 कर दी गई है तो ये आपको 20% नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप किसी भी डिव एलिमेंट को कर सकते हैं। हम जैसे ही इस पे कर्सर लेकर आए उसके अंदर कोई स्टाइलिंग लिखे तो वो हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं इसको? ओवर के ज़रिए ना। तो अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये इमेज है, इस टाइम देखें इमेज विद 100% 50% ओपेसिटी, ये इमेज है, इमेज लगी हुई है। सिंपल उसको क्या किया गया है, ओपेसिटी 0.5 है। मैं कह जी ये जो कंप्लीट एलिमेंट को कर रहा है ट्रांसपेरेंसी, ये बैकग्राउंड को भी हो सकती है। बैकग्राउंड को भी हो सकती है, वो तो सिंपल हम वैसे भी कर सकते हैं ना, RGBA की मदद से भी। अगर आप हेक्स कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ओपेसिटी साथ में प्रॉपर्टी ऐड कर दें तो उसको जी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम P एलिमेंट को टारगेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर उसका हम कर देते हैं येलो रन करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जाके ओपेसिटी, अब होगा क्या, ये इस जितने भी P एलिमेंट्स हैं उन सब में ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देगा। 0.5 रन करें तो ये देखें अब उसने बैकग्राउंड कलर के साथ साथ टेक्स्ट को भी उसने ओपेसिटी उस पर ऐड कर दिया। अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड को करना चाहते हैं तो तब फिर आप RGBA की मदद से कर सकते हैं। या फिर एक और है, आप P से पहले एक डिव एलिमेंट लें, उसको बैकग्राउंड कलर दें, उसके अंदर टेक्स्ट आप लिख दें P एलिमेंट की मदद से, तो तब जाके आप डिव एलिमेंट को टारगेट करके ओपेसिटी उसको देंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिव एलिमेंट पे अप्लाई होगा।
तो ये ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, इसको ख़त्म करें, अब रन करें। तो ओपेसिटी इमेज की जो है वो 50%। मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही इस पर कर्सर लेकर आऊँ ये मुझे 100% शो हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, IMG ओवर, जैसे ही इमेज पे हम कर्सर लेकर आए तो क्या हो जाए, ओपेसिटी 1। अब रन करते हैं तो अब देखिएगा जैसे ही कर्सर लेकर आए ओपेसिटी 1 हो गई। तो ये बहुत से बड़ी बड़ी वेबसाइट में जहाँ पे गैलरी वगैरह होती है उनकी, उसमें ऐसा ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ओपेसिटी कम की होती है, जैसे ही माउस का कर्सर लेकर आते हैं वो आपको 100% शो हो जाता है। फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जूम हो जाती है। तो वो फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह की मदद से काम होता है आगे। अब ये देखिए, ये भी वही चीज़, इमेज लगी हुई है, जैसे कर्सर लेकर आते हैं तो वो आपको 100% शो होने लग जाता है। ये क्लियर है? ओके जी, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, आप किसी भी डिव एलिमेंट को भी ओपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजिंग RGBA, आप RGBA की मदद से भी कर सकते हैं। अब ये देखें, टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स, div डॉट बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया, जिसमें फ्लावर्स हैं और उसको बॉर्डर मिला हुआ है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। उसके बाद एक डिव लिया गया है जिसको क्लास दी गई है ट्रांस बॉक्स है। मार्जिन 30 पिक्सल्स मीन्स के चारों तरफ से इसको मार्जिन मिल जाए। बैकग्राउंड कलर उसका वाइट कर दिया गया, 100% वाइट, ठीक हो गया जी। यूजिंग हेक्स कोड है, उसको बॉर्डर दे दिया गया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद उसकी ओपेसिटी जो 0.6 कर दी गई। तो अब ये 60% आपको नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड भी आपको कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे जाके div डॉट ट्रांस बॉक्स P, इस div, ये भी div है ना जिसको क्लास मिली हुई है ट्रांस बॉक्स है, उसके अंदर जो P एलिमेंट है उसको क्या करो, मार्जिन 5% दे दो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो और कलर उसका ब्लैक कर दो। तो आप इस तरह भी फिर चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। जी क्लियर है? उसके बाद हमारा आ जाता है नेविगेशन बार। ये नेविगेशन बार है, हर वेबसाइट में ही होता है ऑलमोस्ट, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकें। कुछ वेबसाइट्स में आपको वर्टिकल भी नज़र आ जाते हैं, कुछ वेबसाइट में आपको हॉरिजॉन्टल भी नज़र आ रहे होंगे। ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल है। अब देखें, एक ये वाला ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक हो गया जी। अब देखें, फुल फ्लेज वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली। इसमें नेविगेशन बार किस तरह बनाया गया, प्यारा लगता है ना, हम यूज़ कर रहे हैं शुरू से। अब नेविगेशन बार ये बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया। नेविगेशन बार इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिंक्स। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, बॉडी में अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग। हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट में आ जाते हैं। ओके जी, बॉडी के बाद हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट जो होता है कौन सा होता है? हेडर के बाद मेन के बाद फुटर आ जाता है, ठीक हो गया जी। हेडर हमारा किसमें, नेविगेशन बार किसमें आएगा? हेडर में। तो हम यहाँ पर यूएल के अंदर LI के अंदर एंकर टैग होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं।
तो आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। जी सर। अब उसके बाद यूएल को कर दो लिस्ट स्टाइल टाइप नन। मैं आपको दिखाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टाइलिंग किस तरह होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक हो गया जी। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल्स मिली होती है। मार्जिन टॉप 16 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल्स और पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल्स मिली होती है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम टारगेट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको लिस्ट स्टाइल टाइप मिली होती है, ऐसे ही है। जी जी जी। लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो नन, यहाँ पे बेशक टाइप भी लिख दे। लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें से बुलेट्स ख़त्म हो गए। मार्जिन 0 जैसे ही करें तो देखें वो टॉप पर आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ पैडिंग मिली हुई है लेफ्ट, तो आप पैडिंग 0 करें। अभी देखें ये स्पेस आ रही है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से गूगल ट्रांसलेट के नीचे से। अब देखें लेफ्ट पे हो गया, ऐसे ही है। तो ये यूएल था। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैब पर। इस तरह का बनाने के लिए हमने सब कुछ कर लिया अब तक, ठीक हो गया जी। मार्जिन ख़त्म कर दी, पैडिंग ख़त्म कर दी और लिस्ट स्टाइल टाइप भी नन। अब हमने टारगेट करना है लिस्ट आइटम्स को। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी एल आई है लिस्ट आइटम्स है, उसको क्या करो, डिस्प्ले इनलाइन कर दो। तो अब क्या होगा देखें, वो एक लाइन में आ गई, ठीक हो गया जी। डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद एल आई को कर दो फ्लोट लेफ्ट। या तो आप इनलाइन कर सकते हैं या फिर आप उसको फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। हमने क्या किया, इनलाइन किया, तो हम फ्लोट लेफ्ट नहीं करते हैं। फिर दोनों में से एक प्रॉपर्टी यूज होगी, कोई एक यूज़ होगी, एक कोई और यूज़ होगी, सेम काम ही हो रहा है ना। अब यूएल एल आई के अंदर एंकर टैग जितने भी हैं उसको क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, रन करें, अपनी वेबसाइट में आए तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इससे क्या होगा, नीचे वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी। पैडिंग दे दो 8 पिक्सल्स, तो क्या होगा, आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी। ओके जी। ये डिस्प्ले ब्लॉक जो है ना, ये तब काम यूज़ करना है हमने जब हम फ्लोट लेफ़्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी अगर आप इसको ना यूज़ करें तो तब इसने उसी लाइन में आ जाना है। तो ये आपका लिस्ट आइटम आ गया। अब इसका अगर कलर चेंज करना है तो सिंपल कलर क्या रखें, आप इसको हैश टैग इसको कर सकते हैं FEFE, तो ये तकरीबन वाइट स्मोक कलर बन जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं हेडर को टारगेट करें, बैकग्राउंड कलर जो है हैश टैग DDD, रन करें। सॉरी, अच्छा जी, यूएल को कर लें या फिर आप हेडर को टारगेट कर दें इसको। अच्छा, अब देखें इसमें ना स्पेसिंग है, ऐसे ही है आपको स्पेसिंग। तो बॉडी को बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिली होती है, तो हम क्या कर सकते हैं बॉडी को जाके टारगेट करें और मार्जिन 0 कर दें। तो अब देखें ये टॉप पर आ गया, ऐसे ही है। हमने इसको पैडिंग दी हुई है, आप इसको हमने इसको क्या किया है, डिस्प्ले इनलाइन, हमने इसको इनलाइन ब्लॉक करना है। पैडिंग
एंकर टैग जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसका डिस्प्ले इनलाइन होता है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था इनलाइन एलिमेंट जब हम पैडिंग यूज़ करते हैं तो वो किस तरह का इफेक्ट करता है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब देखें, अब इसमें स्पेसिंग भी ऐड हो रही है। ठीक हो गया जी। आपके पहले इस तरह स्पेस नहीं आ रही थी, आप इसको ख़त्म करें तो ये देखें स्पेस है नहीं, टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम। अब इसमें डिस्प्ले लाइन ब्लॉक करें तो टॉप और बॉटम से भी स्पेस आ जाएगी। इसको अगर सेंटर लाइन करना है तो सिंपल आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो ये तो नहीं सेंटर करेगा। उसके बाद आप मार्जिन ऑटो करें तो ये तब भी नहीं आएगा। इसमें 1 मिनट, सर ये क्या बात है, क्यों नहीं आता ये यानी कि अभी हमने ऑटो भी किया फिर भी नहीं आ रहा। मैं जिसको कर रहा हूँ, हमने इसको डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है ना। जी मैं टारगेट कर रहा हूँ दरअसल लिस्ट आइटम्स को। लिस्ट आइटम्स को नहीं करना, हमने करना है इसको अनऑर्डर लिस्ट को, हमने अनऑर्डर को करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। वो मेरे से गलती हो रही थी, मैंने लिस्ट आइटम्स को मैं कर रहा था, हमने करना इसको ही था अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएंगे। तो ये अब देखें, अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे ही अनऑर्डर लिस्ट आइटम ए ओवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है आप उसको कर दें वाइट भी कर सकते हैं आप उसको FE और कलर जो है उसका वो आप #33 यूज़ कर सकते हैं। अगर हम UL पीछे से ख़त्म कर दे तब भी ये सही वर्क नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि उस वेबसाइट में जितने भी एंकर टैग होंगे उन सबको टारगेट कर देगा। तो अब देखें, हम जैसे ही अब कर्सर लेकर आ रहे हैं तो वो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज और कलर उसका चेंज हो रहा है। तो सेम यही चीज़ इसमें भी हो रही है। बस करें, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। ओके जी, ये था सेम चीज़, ये वही जो हमने उस तरीके से बनाई है जी। नहीं, बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर रहे हैं। अच्छा पहले बैकग्राउंड कलर कोई और है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका डार्क कर देता है। तो ये हम अब इसमें भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो और टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज ही ना करो। अब देखें, खेल सारी कलर्स की है, कलर और फॉन्ट फैमिली पिछले दिन तो रेलवे जी। अरे पिछले रेलवे थी। मैं बड़ी लंबी नहीं, मुझे पहले नहीं मिल गया, मैं सर में रेलवे जा हाँ सर, देखो सर आप एक और अजीब सा नाम लेते हैं, आपका वो भी बहुत यूज होती है युबंटू। हाँ ये बटू युबंटू बहुत यूज़ होती है। बाकी इस तरह आप मज़ीद किसी को भी एक्टिव क्लास भी दे सकते हैं और राइट बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब ये देखें, इसमें ना 1 2 3 और ये 4 लिस्ट आइटम्स हैं। ठीक हो गया जी। लास्ट चाइल्ड को फ्लोट राइट किया हुआ है तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसका लास्ट चाइल्ड जो भी बनता होगा वो ऑटोमेटिकली राइट पे आ जाएगा। फिक्स्ड टॉप नैब, अब ये पोजीशन वाली बात आ गई। हमने फिक्स टॉप नैब जी, फिक्स टॉप नैब किया हुआ है, ये फिक्स्ड बॉटम पे है। अदरवाइज हम इसको पोजीशन स्टिकी और टॉप 0 करें तो तब भी ये काम करेगा। एक ही चीज़ करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह करना है। अब ये देखें, अब ये पोजीशन स्टिकी हो रहा है। हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये नेविगेशन बार टॉप 0 पे जब आता है तो ये स्टिक हो जाता है। ये हमने पोजीशन स्टिकी जब हम पढ़ रहे थे हमने ये तब कर लिया था।
बाकी रिस्पॉन्सिव जो है, रिस्पॉन्सिव इस तरह होते हैं, डेस्कटॉप पे आपको इस तरह के नज़र आते हैं, जैसे मोबाइल व्यू पे जाते हैं वो इस तरह के नज़र आने लग जाते हैं। तो ये हम रिस्पॉन्सिव के टॉपिक पे पहुंचेंगे, हम तब इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ड्रॉप डाउन। अच्छा, ये हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये ड्रॉप डाउन जो है ना मेन्यू, ये जो है ये कोड इसका एग्जिस्ट है, ठीक हो गया। कोई कोड एग्जिस्ट हो, उसको शो ना करवाना हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? डिस्प्ले नन करते हैं, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको डिस्प्ले नन किया गया है, कोड लिख दिया गया है और डिस्प्ले उसका नन कर दिया गया है। जैसे ही हम इस पे कर्सर लेकर आते हैं, ऑटोमेटिक उसका डिस्प्ले क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, तो वो आपको शो होने लग जाता है। इसमें से पहले आप कोड देख लें उसका। ये दो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बने हुए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और लिस्ट आइटम जिसको क्लास दी गई है ड्रॉप डाउन, उसके अंदर एंकर टैग, ये जो एंकर टैग है यही वाला है, ठीक हो गया जी। और उसको भी क्लास दी गई है ड्रॉप बटन। उसके अंदर मज़ीद एक और डिव बनाई गई है ड्रॉप डाउन कंटेंट की, और उसके अंदर 3 एंकर टैग लिए गए हैं। जैसे ही हम इस पे कर्सर लेकर आते हैं तो होता क्या है कि जैसे हम ड्रॉप बटन पे कर्सर लेकर आते हैं तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। अब ये देखें, LI है, इन्होंने LI पे किया हुआ है। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन किया है, ये है, जैसे हम इसको ओवर करें तो क्या हो जाए? ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो ब्लॉक हो जाए। ये ड्रॉप डाउन कंटेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्प्ले नन है। इसमें अनऑर्डर लिस्ट LI को फ्लोट लेफ्ट करके इन्होंने बनाया हुआ है, हमने LI को डिस्प्ले इनलाइन करके बनाया था, इन्होंने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। अब ये देखें, LI के अंदर A और ड्रॉप बटन। अब ये क्या कर रहा है? ये सिलेक्टर क्या कर रहा है? जो क्लास है लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है जिसको क्लास दी है ड्रॉप, LI के अंदर जितने भी A है और क्लास ड्रॉप बटन। अब इसमें देखें, इसके अंदर LI नहीं है, ठीक है। अगर हम LI के अंदर A जितने भी है, LI के अंदर A जितने भी है, ये भी टारगेट हो रहा है और ये भी टारगेट हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद LI लिस्ट आइटम के एंकर टैग को ओवर करो या ड्रॉप डाउन को ओवर करो या ड्रॉप बटन सॉरी, लिस्ट आइटम के अंदर A को ओवर करो या फिर ड्रॉप डाउन को ओवर करो और उसके बाद ड्रॉप बटन, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाएगा। कॉमा या के लिए आता है, मतलब और ये भी और ये भी, मतलब इनमें से एक टाइम में कोई एक ही काम कर रहा होगा ना। ओवर अगर कर रहे हैं तो कर्सर तो एक टाइम में एक पे ही जाएगा। होम पे आए, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, इस पे आए इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, इस पे आए तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। फिर कॉमा अगर हटा भी दें तब भी वर्क करेगा? नहीं, फिर नहीं करेगा। या के लिए तो और के लिए समझ नहीं लग रही है, और के लिए तो ये नहीं। कोमा मतलब कि ये LI A ओवर ड्रॉप डाउन ओवर ड्रॉप बटन, आप इसको अगर इस तरह लिखना चाहें, ये चीज़ हो रही है।
कोमा लगा के हम कहते हैं कि अंदर का कोड जो भी लिखा हुआ है वो इस पे भी फिर अप्लाई हो जाए। ये कोमा का मतलब होता है। LI को ड्रॉप डाउन करो, डिस्प्ले LI के अंदर ड्रॉप डाउन जो है इसके जिस लिस्ट आइटम को ड्रॉप डाउन क्लास मिली हुई है उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। तो ड्रॉप डाउन क्लास किसको मिली हुई है? इसको मिली हुई है, इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये ड्रॉप डाउन कंटेंट है जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इसका नन है। अगर हम नन ख़त्म कर दें और इसको हम ऐसे ही ब्लॉक कर दें, रन करें तो ये देखें ये हर वक्त आपको शो होगा, ये आपको हर वक्त, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही ड्रॉप डाउन हो तब ये शो हो हमें। तो इस वजह से नीचे जाके ड्रॉप डाउन पे ओवर करें तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसको नन किया हुआ है, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों को याद हो क्या होता है पोजीशन एब्सोल्यूट से। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला, मिनिमम विथ 160 पिक्सेल्स कि कम से कम तो विथ इसकी इतनी ही रहे। बॉक्स शैडो उसको दिया गया है और जी इंडेक्स 1। जी इंडेक्स से क्या होता है? वो उसके टॉप पे आने लग जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ड्रॉप डाउन कंटेंट ए, फिर इसके अंदर ए है, उसको क्या करो, कलर ब्लैक, पैडिंग दे दी गई, टेक्स्ट डेकोरेशन डन, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया गया और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट रखा गया है। रन करें तो अब देखें जैसे इस पे ओवर हो तब जाके ये शो हो, बस ये चीज़ हो रही है बस। जी रिजवान भाई जी ऊपर से गुजर गई? नहीं नहीं, अगर ना समझ लगे आप जी गाइस क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा मुझे पता है कुछ को समझ नहीं लगी है इस चीज़ की। अब समझ क्यों नहीं लगी है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की पिछली, चीज़ें तो वही गुजर रही है सारी। अच्छा ये CSS जो भी है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने के लिए और ख़ुद से बनाने के लिए हम ये सीख रहे हैं। मैं ना आपको बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये जितनी भी अब तक हमने चीज़ें देखी है, कंपोनेंट्स, नैव बार, ये देखें ये नैव बार, इसके ये ना बने बनाए हैं, ये बने बनाए हैं। अब ये बने बनाए जो है ना ये आपको बनाने आने चाहिए, ठीक हो गया, ये आपको बनाने आने चाहिए। यही चीज़ हम कर रहे हैं। जिसको बनाने आता है ना वो कस्टमाइज़ कर सकता है। हमने अपना टाइम बचाने के लिए हम इस तरह की लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं, CSS फ्रेमवर्क। आपका लेआउट वगैरह, आपके कंपोनेंट्स वगैरह सारे ना बने बनाए होंगे। आपने सिंपल उसका कोड कॉपी करना है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देते हैं, कंपोनेंट आ जाता है। उसके बाद कस्टमाइज़ करना, आपको कस्टमाइज़ करना तब भी आएगा जब आपको HTML CSS आती होगी। तो इस वजह से आपको HTML CSS करवाई जाती है। थोड़ी आप पे यानी कि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, उसके बाद फिर आगे जाके आप ये चीज़ बनाना सीख जाते हैं। सीखे ना भी इतना, फॉर एग्जाम्पल उस लेवल का बनाना ना भी सीखना है, यूज़ तो करना आ जाएगा ना, यूज़ करना आ जाएगा, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते होंगे। उसके बाद फिर आप लोग की अपनी प्रैक्टिस है जितनी भी, कि आप वक्त के साथ साथ कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नैव बार से घबराना नहीं है, आसान है चीज़, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको नहीं भी समझ लगी है तो वो के प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद जब हम बूटस्ट्रैप पे पहुँचेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बली बनाई आपको मिल जाएगी।
बूटस्ट्रैप पे जब हम पहुंचेंगे ना, आपका लेआउट वगैरह, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वगैरह, सारी की सारी चीज़ें इससे बन रही होंगी। ये 2 लेक्चर्स की मार है सारी बूटस्ट्रैप। 2 लेक्चर्स की मार क्यों है? क्योंकि पीछे हमने 7 से 8 हफ्ते लगाए हुए हैं। 7 से 8 हफ्ते हमने लगाए हैं, उसके बाद ये आसान है। अगर इसी को हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते, चीज़ तो बन जाती, आपका टाइम भी 1 महीना ही लगता, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि काम हो क्या रहा है। अब ये देखें ना, ये जो कोड है, इस कोड की समझ लग रही है ना कि क्या है ये कोड। एक नैव एलिमेंट लिया गया है, उसको क्लास दी गई है नैव बार डार्क और बीजी डार्क। अब इसमें जो सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है वो इसमें स्टाइल हो जाएगा, ऐसे ही है ना। उसी तरह नैव बार डार्क और बीजी प्राइमरी, तो बीजी प्राइमरी से जो भी हो रहा है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखिए कंटेनर्स, ये बूटस्ट्रैप का कंटेनर, डिव क्लास कंटेनर, सेम काम हो रहा है। जो हमने कस्टमाइज मतलब खुद से बनाया हुआ है, सेम वही काम हो रहा है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ऐड हुई हुई है कि हर मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से, हर डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से उसकी विड्थ चेंज होती है। सारी क्लास एक ही नहीं है जी ये पूरी है, नैव बार एक्सपेंड। जी, कहते ये एक क्लास है या 3-4 क्लासें हैं? ये 3-4 है। स्पेस के बाद जितनी आप ऐड करते हुए एक न्यू क्लास होती है। चल तो ये मतलब गलत है, ठीक है। लोगो वगैरह यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी चीज़ें। ओके जी, ड्रॉप डाउन्स, रहना था सारा। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट और ड्रॉप डाउन सेम वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मेन्यू में मेन्यू आ रहा है, अदर में क्या है कि सिंपल ये इमेज लगी हुई है। जैसे हम इस पर ओवर कर रहे हैं, एक डिव बना हुआ है, डिव के अंदर इमेज लगी हुई है और नीचे उसके जाके ये कंटेंट लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद इमेज गैलरी आ जाती है। नहीं, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, हमने मतलब आगे कुछ चीज़ें पढ़नी भी नहीं है। यूनिट्स अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, परसेंटेज, पिक्सल्स, EM, REM, और इस सब चीज़ों की मदद से आप यूनिट मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। वेबसाइट का लेआउट किस तरह होता है, ये लेआउट जो हम ये बूटस्ट्रैप में कवर कर लेंगे। फॉर्म्स की स्टाइलिंग, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, इम्पोर्टेंट और मैथ फंक्शंस। आपका नेक्स्ट जो होगा ना टॉपिक, एक पूरा लेक्चर आपका फ्लेक्स बॉक्स पे चला जाएगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मीडिया क्यूरीज में होता है कि बड़ी स्क्रीन में आपने लेआउट किस तरह का दिखाना है, स्मॉल स्क्रीन में किस तरह का दिखाना है, टैबलेट पीसीज में किस तरह का दिखाना है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए होता है मीडिया क्यूरीज। बॉक्स साइजिंग का पता है ना? जी सर। मीडिया क्यूरीज हो गया, मैथ फंक्शंस, इम्पोर्टेंट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स और फॉर्म्स। ये हम इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, और एक लेक्चर में आपका CSS फ्लेक्स बॉक्स हो जाएगा। तो ये आपकी CSS कंप्लीट हो जानी है। तो बाकी ये तो बहुत फिर सारी चीज़ें हैं, ये CSS एडवांस्ड, उसके बाद CSS रिस्पॉन्सिव अलग से, ग्रिड अलग से, ये CSS SAS का ये एक आपका टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। तो ये यूज नहीं करते, क्या करते ये यूज़ करेंगे जब आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी करवाने लग गए तो जिस तरह ड्रॉप डाउन का हिसाब हुआ है तो कुछ फिर सारों का वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो ये वक्त के साथ साथ आप लोग खुद बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। उसके बाद एक चीज़ मज़ीद हम पढ़ेंगे, मुझे याद करवाइएगा लाजमी, इसमें आएगा CSS ग्रेडियंट्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई कलर यूज़ कर लेते हैं तो वो सिंगल कलर होता है, सही है। जी। ग्रेडियंट में क्या होता है, टॉप से लेफ्ट आप 2, 3, 4 मतलब जितने मर्जी आप कलर ऐड कर सकते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो कलर चेंज होते रहते हैं। जैसे पावर पॉइंट में वो ग्रेडेड पावर पॉइंट में इस तरह आता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट में, कॉन्टैक्ट में आए तो ये देखिए कलर, अगर आपको नज़र आ रहा हो कुछ डिफरेंस, टॉप से ये डार्क है, नीचे से आके जाके ये लाइट हो रहा है। स्क्रीन खराब है। नहीं नज़र आ रहा उस पर सही, आपको वैसे दिखा देता हूँ।
ये देखें पर्पल वाइट, यहाँ से कोई कलर और स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाके कलर चेंज हो जाता है। उसी तरह बहुत सारे कलर्स आपके लाइक दिस, ये बने बने बड़े हुए ये बने CSS ही है, सिर्फ यहाँ पे जाके इसका आपको कोड मिल जाता है, कॉपी करें और CSS में जाके आप पेस्ट कर दें, आप पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा जिस भी सेक्शन में लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक टू कॉपी, हम आ जाते हैं बॉडी में, पेस्ट करते हैं। अब ये जो कोड है ना, इस टाइम आपको इसकी नहीं समझ लग रही होगी, ठीक हो गया। तो ये जब हम ग्रेडियंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको इसकी समझ लग जाएगी। अब अपनी वेबसाइट में तो ये देखें, ये आपकी वेबसाइट है, हमने नेविगेशन बार बनाया था और ये बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट में। तो आप इस तरह की चीज़ें CSS की मदद से कर सकते हैं। ये हमने बॉडी को दे दिया है, हम किसी भी डिव को भी दे सकते हैं, आप किसी सेक्शन बार किसी को भी दे जब सकते भी हैं। कोई भी तकरीबन वेबसाइट बनाई जाती है वो इस तरह कॉपी पेस्ट करके ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि एक एक कोड करना मुश्किल होता है। हमारा काम आसान हो जाता है ना, लेकिन जो आप कोड कॉपी कर रहे हैं आपको पता तो होना कोड कॉपी क्या किया है और काम क्या कर रहा है। अगर यानी कि वहाँ पे चेंजिंग करनी हो फिर तो वहाँ पे चेंजेस करनी हो, अगर आपको यही नहीं पता कि काम करना किस तरह और वो किस तरह वर्क कर रहा है तो आप उसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते होंगे। अब यही चीज़ अगर हमने यहाँ पे जो लगाया है और हेडर में आकर इसको दे दें तो ये सेम हो जाएगा। तो ये सारी वेबसाइट ये CSS से बन नहीं जाती क्या? HTML और CSS दोनों से बन नहीं जाती, पूरी हो जाती वेबसाइट? तो ये CSS ही है, ये CSS ही है। नहीं, डिज़ाइनिंग होती है, मतलब डिज़ाइनिंग होती है, क्या मतलब जी। है इसका? बन तो गई है सारी। डिज़ाइन हुई है ना अभी। अब फॉर नहीं, उनका इशारा है। अब लेट्स सपोज हमने फॉर्म जब बना लिया है, जी, फॉर्म हमने डिज़ाइनिंग कर दी सारी, उसका डाटा कैसे लेंगे? अच्छा। यूज़र फर्स्ट नेम अपना ऐड कर रहा है या फुल नेम ऐड कर रहा है या डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहा है, हमने उसका डाटा किस तरह लेना है? व्हाट्सएप पे नहीं यार, तो उसका डाटा जो लिया जाता है वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से लिया जाता है। लेट्स सपोज इसकी ही एग्जांपल लीजिए। अभी जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये HTML CSS है, ठीक हो गया जी। HTML और CSS ये फॉर्म की स्टाइलिंग की गई है, ठीक हो गया जी। जी, अब जैसे हम सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, सेंड मैसेज पे अभी हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें ये एरर दे रहा है, प्लीज़ एंटर योर फुल नेम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है। जब आपने सारे ये फील्ड जो है जिसमें ये स्टैटिक साइन है, इसमें स्टैटिक है, इसमें है, सब्जेक्ट में है और मैसेज में है, जब ये फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप सेंड मैसेज करेंगे तो इस फॉर्म का जितना भी डाटा है वो कहीं ना कहीं हमने स्टोर भी करवाना होगा, तो वो फिर आपका डाटाबेस वगैरह आ जाएगा। तो डाटाबेस वगैरह में फॉर्म किस तरह स्टोर करवाया जाता है वो सब भी फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर रहे होते हैं। अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तो सिर्फ HTML हमने मार्कअप लैंग्वेज किया है, CSS आप स्टाइलिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप जो है बस CSS का फ्रेमवर्क होगा, उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगी। सैस जो है ना वो जब CSS और बूटस्ट्रैप कर लेंगे उसके बाद एक ही टॉपिक होगा बस सैस का, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर करना होगा, यहाँ पे कर लेंगे। किसी दिन ऑनलाइन सेशन का प्रोग्राम बना के, सैटरडे नाइट है क्योंकि संडे फिर अक्सर यानी कि जॉब होल्डर्स जो है वो भी अगर लेट उठ जाए तो टेंशन नहीं होती है, तो सैटरडे नाइट्स हम इस तरह कुछ सेशंस वगैरह रख सकते होंगे जिसमें आपका गिटहब भी आएगा, सैस या फिर SCSS गिटहब और फायरबेस होस्टिंग, नेटलिफाई होस्टिंग। सर्च तो हमने कर लिया पहले यहाँ पर ही, ठीक हो गया जी। सर ये क्या होता है? ये फायर ये ना प्लेटफॉर्म्स है, जिस तरह सर्च एक प्लेटफॉर्म है ना, जी जी, आप असाइनमेंट अप्लाई करते हैं, उसी तरह ये फायरबेस और नेटलिफाई है।
सर्च जो है आपके लिए सिर्फ असाइनमेंट की हद तक है कि आप लोग सिंगल एक लाइन एंटर करें और आपकी असाइनमेंट रिप्लाई हो जाए। नेटलीपाई और फायरबेस जो है ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। आपकी सर्च जो है ना वो 100 मतलब 3-4 महीने के बाद आपकी वो डोमेन 78 एक्सपायर हो जाती है। आपने जिसमें असाइनमेंट अपलोड की हुई है वो 3 से 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है, इसमें ख़त्म नहीं होती है। और बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी इसमें डिप्लॉय की जाती हैं। जी गाइस, क्लियर है? यस। कोई सवाल किसी का?